कुमार, स्वागत है आपका रेने शाह आईएएस में। चलिए आज मध्यकालीन भारत के अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यह है सिरसा की उपलब्धियां। जैसा कि आपको पता है, सिरसा की उपलब्धियां 7th जेपीएससी मेंस में आ चुका है और इसमें 30 मार्क्स तक रेनेसा आईएएस के स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे जब कॉपी देखने को गए थे इसी नोट्स के कारण, है ना। तो यहाँ पर आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहते हैं कि 14th जेपीएससी के लिए क्लासेस शुरू हो चुके हैं, पीटी और मेंस दोनों के। साथ ही आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शुरू हो चुके हैं। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप 9661163344 पर मैसेज करके डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, सिरसा का जो टॉपिक है तो सिरसा की उपलब्धियों पर हम लोग केंद्रित रहेंगे, क्योंकि सिलेबस में यही दिया गया है। सिरसा के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग इसके कुछ फैक्ट्स को समझ लेते हैं, है ना। फैक्ट्स अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो टॉपिक थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि किसी किसी पॉइंट पर सिरसा का टॉपिक थोड़ा सा उलझा हुआ आपको प्रतीत होगा। अगर फैक्ट्स पढ़ लीजिएगा तो पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले देखते हैं क्या फैक्ट्स हमारे द्वारा कलेक्शन किया गया है। रेसब्रुक विलियम्स, यह तैमूरी खानदान का दुर्लभ सौभाग्य था कि वह अंततः अपनी विजय विरासत पुनः प्राप्त करने में सफल रहा। ये रेसब्रुक विलियम्स का कहना है, क्योंकि तैमूरी खानदान मीन्स मुगल, है ना। वह मीन्स हुमायूं एक बार तो हार गया था शेरशाह से, और फिर से शेरशाह की असामयिक मृत्यु हो जाती है कलिंजर में। उसके बाद हुमायूं पुनः वापस आता है काबुल से और अपने साम्राज्य को प्राप्त करने में सफल रहता है। चूँकि दुर्लभ सौभाग्य यानी कि किस्मत से ही मिला था हुमायूं को, उसने तो आशा छोड़ ही दी थी। ये सब स्टेटमेंट क्यों दिया गया है? ताकि आप जब उत्तर लिखें, शेरशाह से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आते हैं, उत्तर लिखें तो यथासंभव जब भूमिका आप लिखना शुरू करते हैं उससे पहले आप जो स्टेटमेंट डाल सकते हैं, इन सारे स्टेटमेंट्स को, इसे आपको शॉर्ट करके डालना है। चलिए अगला जो स्टेटमेंट है, अफगान छोटी मोटी परेशानियों से घबराने वाले नहीं हैं और शेर खां बड़ा ही चतुर है। शेर खां के सर पर मुझे तो राजयोग प्रदर्शित होते हैं। ये किसका कथन था? ये बाबर का कथन था, ठीक है। चलिए अगले पेज में देखते हैं ये किसका स्टेटमेंट है। अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया तो इन अनुशासन विहीन मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। ये हमसे बेहतर लड़ाके नहीं हैं, बस हमारी अनेकता के कारण इनकी जीत हुई है। वास्तव में शेर खां मुगलों से घृणा करता था। ये सिरसा का स्टेटमेंट है कि मुगल के कैंप में भी वह रहा था बाबर के साथ। बाबर ने उसको देख करके एक तरीके से भविष्यवाणी कर दी थी किसको गिरफ्तार कर लेना उचित है। हालांकि हल्के में लिया गया बाबर के कथन को, लेकिन बाबर का कथन सत्य हुआ और इसके सर पर राजयोग उसने पहले ही देख लिया था। सिरसा को भी यह प्रतीत होता था कि हमारी अनेकता के कारण ही मुगल जो हैं सफल रहे हैं, और उसे लगता था कि मुगलों से ज़्यादा वह बेहतर है और अपने राज्य को अफगान लोग हार चुके थे, दिल्ली और आगरा, उससे यह वापस करने की क्षमता रखता था। इसमें इतना आत्मविश्वास था, इसके स्टेटमेंट से फील होता है। दिल्ली के जो उत्तराधिकारी बनने वाला था वो था महमूद लोदी। अब वो कहाँ का शासक बन गया था महमूद लोदी? ये बन गया था आपका बंगाल का शासक। क्लियर? क्योंकि दिल्ली तो हाथ से निकल चुका था, मुगलों के पास जा चुका था, तो पूर्वी भारत की ओर ये चले गए थे। यानी कि जो आपका भारत का आप देखते हैं तो कुछ गुजरात में, क्लियर, यहाँ पर कुछ आपका बंगाल में, ठीक है। अफगानों की शक्तियाँ कहाँ कहाँ थीं? कुछ बंगाल में, ठीक है, यहाँ पर कुछ, और थोड़ा बहुत जो पावर था आपका लोहानी शासक के रूप में वह बिहार में था। बहुत ज़्यादा पावरफुल वहाँ पर अफगान लोग नहीं थे, लेकिन बंगाल और गुजरात में अच्छे खासे पावरफुल थे। चूँकि पावरफुल आपका बहुत ज़्यादा अफगान लोग बिहार में नहीं थे,
लोहानी शासक लोग थे, इसीलिए शेरशाह जो था उसने क्या किया, लोहानी शासकों के क्षेत्र में ही अपने प्रभाव को बढ़ाने का धीरे धीरे प्रयास किया और सफल रहा। बाद में मुगलों को पराजित करने में भी सफल रहा। चलिए आगे देखते हैं। तो दिल्ली का जो भावी उत्तराधिकारी बनता वह अब बंगाल का शासक बन चुका था। गुजरात में अफगानों की सत्ता थी और शेर खां भी बिहार में और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में चुनार वगैरह में मजबूत हो रहा था। शेर खां के दादा का नाम था इब्राहिम का सुर, अब पिता का नाम था हसन का सुर, और शेर खां के बचपन का नाम था फरीद। बचपन से ही शेर खां को कई क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त हुए, उसका लाभ इसको भविष्य में मिला। शेर खां को समझ गए ना। पिता के द्वारा शाहाबाद की जागीर दी गई थी। 21 वर्षों तक बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधन करता रहा। इब्राहिम लोदी ने भी 1525 में शेर खां के पिता की मृत्यु के बाद जागीर को मान्यता दे दी थी। ओके, उसके पिता इब्राहिम लोदी जलाल खां इत्यादि के कार्यकाल के थे, है ना। इसके बाद लंबे समय तक बिहार के लोहानी शासकों के अधीन यह कार्य करता रहा और बिहार पर अपना प्रभाव बढ़ाता चला। आपको अभी मैंने बताया कि मुगलों के आगमन के बाद गुजरात, बंगाल और बिहार, ओके, ये 3 क्षेत्रों में अफगानों की शक्ति अभी भी बची हुई थी और शेर खां जो एक्टिव था वह बिहार क्षेत्र में था, हालांकि वह शासक नहीं था। 1529 में एक अन्य अफगान नेता नुसरत खां को इसने पराजित किया। बंगाल का शासक था नुसरत खां, उसको पराजित किया। देखिए, शेर खां को ऐसा नहीं कि सिर्फ मुगलों से ही संघर्ष करना पड़ा, 3 लेवल के इसके संघर्ष थे। शेरशाह के जो संघर्ष थे 3 लेवल के थे। एक अपना फैमिली मेंबर से करना पड़ा, क्लियर, फिर अफगानों से करना पड़ा, उसके बाद मुगलों से करना पड़ा। कोई भी व्यक्ति ऐसे महान नहीं हो जाता है, उसको बचपन से संघर्ष करना पड़ता है। परिवार में भी इसकी कई सौतेली माताएं थीं, जिसके कारण अपने पिता का प्यार पूरी तरीके से शेरशाह को नहीं प्राप्त हुआ था। हालांकि सासाराम की जागीर मिल गई थी, लेकिन पिता से दूरी बनी रही इसकी। ओके, इसके कारण परिवार में भी संघर्ष करना पड़ा, अपने सौतेले भाइयों के साथ संघर्ष करना पड़ा। जब यह पानीपत के प्रथम युद्ध में अफगानों की पराजय हो जाती है तो उसके बाद अफगान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस स्थिति में शेरशाह को प्रतीत होता है कि अफगानों की जो मानहानि हुई है पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजय के बाद, उस सम्मान को वह वापस दिलाने में सक्षम है। बाकी जो भी अफगान नेता हैं वह सक्षम नहीं हैं, लेकिन चूंकि शेरशाह को तो उस समय अफगान नेता के रूप में मान्यता ही नहीं मिली थी, वह तो महमूद लोदी था, इसलिए फिर अफगानों से संघर्ष करना पड़ा। इसी क्रम में उसने नुसरत खां को पराजित किया। हालांकि इसका न ही कोई राजवंश था, न ही किसी धर्म प्रमुख या कुलीन के घर में उत्पन्न हुआ था, यह जमीन से उठा हुआ था, खुद अपने मेहनत के बल पर उठ रहा था, इसलिए इसका राह इतना आसान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे यह अफगानों में अपनी मान्यता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था और नुसरत खां को पराजित कर 1529 में अपनी शक्ति का प्रदर्शन एक तरीके से किया। उसके बाद 1532 एक टर्निंग पॉइंट के रूप में आप देख सकते हैं, जब हुमायूं के दोबारा पूर्वी अफगान यानी कि बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट के अफगानों के विरुद्ध अभियान किया जाता है। चूँकि अफगानों के विरुद्ध अभियान था तो शेरशाह ने क्या किया, अफगानों का साथ दिया, लेकिन अफगानों की पराजय हो गई। और अगर इस पराजय का अगर परिणाम देखा जाए तो इसमें शेरशाह को नुकसान नहीं हुआ, इसके लिए अवसर उत्पन्न हुए, क्योंकि उस समय वह अफगान नेता नहीं था। यह जो पराजय हुआ वास्तव में उस समय के अफगान नेता के सम्मान का हनन था कि वह अफगानों के सम्मान का रक्षा नहीं कर सका। यह आपका निश्चित रूप से शेरशाह के लिए एक अवसर था, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता जो थी, जो वर्तमान उस समय के अफगान नेता थे, उनकी विश्वसनीयता प्रभावित हो रही थी। क्लियर। हुमायूं भी शेरशाह से समझौता करने को इच्छुक था ताकि पूर्वी क्षेत्र में अफगान
ज़्यादा विद्रोही नहीं बने, क्योंकि गुजरात को भी हुमायूं को मैनेज करना था। चुनार के ताज खान की मृत्यु के बाद शेर खान ने ताज की पत्नी, इसको एक याद कर लीजिएगा चुनार वाले को, ताज खान की मृत्यु के बाद शेर खान जो था ताज की पत्नी लाड मलिका से विवाह कर लेता है और चुनार पर नियंत्रण, ये भी एक बहुत बड़ी सफलता थी शेर खान की, चुनार पर नियंत्रण। फैक्ट्स हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं, टॉपिक पर अभी नहीं पहुंचे हैं हम लोग। अगला जो है आपका, हुमायूं चुनार जितना चाहता था पर बंगाल और गुजरात की व्यवस्था के कारण इससे पीछे हटना पड़ा। इस दौरान बिहार में शेरशाह अपनी स्थिति को मजबूत कर ली थी। बिहार में शेरशाह ने क्या किया था, अपनी स्थिति को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। 1538 में बंगाल के गयासुद्दीन महमूद शाह को भी पराजित कर बंगाल पर भी कब्जा कर लिया। अफगान ही था गयासुद्दीन महमूद शाह, लेकिन उसको भी पराजित कर दिया। क्लियर, क्योंकि इसको प्रतीत होता था कि सबसे बेहतर तरीके से अफगान को वह नेतृत्व दे सकता था। वर्तमान में जितने भी उस समय के अन्य अफगान नेता थे उसमें नेतृत्व की क्षमता नहीं थी। भाइयों के असहयोग के कारण हुमायूं को चौसा या कर्मनाशा के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इस 17 मई 1540 की घटना है और 10 जून 1540 को शेरशाह भारत का बादशाह बना। ओके, कुछ और विशेष चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। फरीद खां मीन्स शेरशाह का बचपन का नाम। इसको जो बिहार का शासक बहार खां लोहानी था उसने शेर खां का उपाधि दिया था और अपने पुत्र जमाल खां लोहानी का इसको संरक्षक भी बनाया था बहार खां ने शेरशाह को। शेरशाह ने साम्राज्य विस्तार कैसे किया इसके बारे में फिर से आगे हम लोग पढ़ेंगे। गख्खर को जीता, बंगाल को जीता, मालवा, रायसीन, मुल्तान, मालदेव, राजस्थान। ओके, शेरशाह का इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान के साम्राज्य को प्रायः खो दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, इसको यूज भी कर सकते हैं। देखिए, मालदेव जो था जोधपुर का शासक था, यानी कि राजस्थान का। राजस्थान आपको पता है कि बाजरे की खेती के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान बाजरे की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब चलिए देखते हैं इस स्टेटमेंट के अर्थ को। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान के साम्राज्य को प्रायः खो चुका था। देखिए, इसका अर्थ ये है कि जो राजस्थान है भारत का मरुस्थलीय प्रदेश है ना, मरुस्थलीय प्रदेश से यहाँ पर आक्रमणकारियों की तो विशेष इंटरेस्ट नहीं रहती है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जब हुमायूं उधर से भाग रहा था काबुल की ओर, क्लियर, उस दौरान जोधपुर का जो शासक था मालदेव, उसने इसको सुरक्षित जाने दिया था, जबकि शेरशाह का निर्देश था कि उसको पकड़ करके रख लो। ठीक है, इसकी बात को यह नहीं माना। इसके कारण शेरशाह इसे सबक सिखाना चाहता था और कोई उद्देश्य नहीं था। शेरशाह की युद्ध नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू था, उससे आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। वह रक्तपात की जगह कूटनीति से जीतना चाहता था। अनावश्यक रक्तपात का समर्थक शेरशाह नहीं था। और मालदीव पर जब इसने अटैक किया तो वहाँ पर उसने एक लेटर भिजवा दिया था कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए राजपूत सेना के बीच में। तब किसी तरीके से जीत पाया था, क्योंकि उससे प्रतीत होता था कि अगर कोई चुनौती है पूरे भारत में शेरशाह के समक्ष तो वह मालदेव ही है। ठीक है, इसलिए उससे प्रत्यक्ष युद्ध शेरशाह भी नहीं चाहता था और मालदेव उस लेटर के कारण भ्रमित हुआ और वह पराजित हो गया। ओके, हालांकि शेरशाह का यह सोचना था कि अगर मालदेव को पराजित नहीं कर पाता वह, तो शायद पूरे भारत से उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता, क्योंकि मालदेव अगर शेरशाह को पराजित कर देता तो बाकी जितने भी विद्रोही शक्तियाँ थीं, चाहे मुगल समर्थक कुछ राजपूत राजवंश वाले थे या फिर अफगानों, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि उसे अपने परिवार और अफगानों से भी संघर्ष करना पड़ा था उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, तो अफगान लोग भी सर उठा सकते थे और किसी अन्य व्यक्ति को नेता मान सकते थे। ओके, इस कारण इसने इस स्टेटमेंट को दिया था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को प्रायः खो चुका था। क्लियर, शेरशाह का योगदान कई क्षेत्रों में आपको देखना है।
शासन प्रबंध, प्रांतीय शासन लगान, प्रबंधन सैन्य, प्रबंधन स्थापत्य क्षेत्र में योगदान। क्लियर। अब सिरसा की उपलब्धियां हैं तो इन्हीं क्षेत्रों में आपको देना है। और सिरसा की उपलब्धियों को जब हम लोग बात करेंगे तो प्रत्येक क्षेत्र के बारे में उसी तरीके से उपलब्धियों के तरीके से आपको दिखाना है। क्योंकि देखिए, कोई भी आपका राजा हो, कोई भी घटना हो, तो उसका तो वो घटना होता है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन टॉपिक पर आपका डिपेंड करता है कि आखिर टॉपिक क्या पूछा गया है, उस टॉपिक के अनुसार आपको उसको ढालना पड़ता है। ठीक है। अब हम लोग मुख्य परीक्षा के टॉपिक पर देखते हैं, सिरसा की उपलब्धियां। सिरसा की उपलब्धियां, इसका अर्थ क्या है पहले उसको समझिए। सिरसा को किन किन क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त हुई, सिरसा का क्या योगदान था। ठीक है। इन चीज़ों को आपको स्पेशली यहाँ पर दिखाना है। इस टॉपिक में आपको हर पक्ष पर ध्यान देना है। सिरसा भारतीय इतिहास के महान हस्तियों में शामिल था, जो साधारण व्यक्ति के रूप में जन्म लिया परंतु उच्च राजपद को प्राप्त किया। सामान्य व्यक्ति था तो राजपद तक पहुंचने के लिए आप खुद समझिए, जैसा कि मैंने बताया, इससे अपने परिवार से संघर्ष करना पड़ा, अफगानों से संघर्ष करना पड़ा और मुगलों से संघर्ष करना पड़ा, और हर जगह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण यह विजयी हुआ। इसकी शासन प्रणाली में कुछ खासियत भी थी। इसने अलाउद्दीन खिलजी से कुछ पॉइंट्स को प्राप्त किया था, उसके कुछ अच्छे चीज़ों को स्वीकार किया था, और इसके कुछ सिरसा के कुछ अच्छे चीज़ों को बाद में अकबर के द्वारा स्वीकार किया गया। क्लियर। यानी कि न सिर्फ यह योग्य शासकों के जो भी प्रयास थे उसको महत्व देता था, बल्कि भविष्य के शासकों को इसने प्रेरित भी किया। तो इसकी उपलब्धियों पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो सारे पहलू को ध्यानपूर्वक आपको सोचना है कि कौन कौन सा पहलू को उपलब्धियों में डाला जाएगा। और चूंकि इस जमीन से उठा हुआ व्यक्ति था और उच्च पद को प्राप्त किया था, तो इसकी उपलब्धियां तो अधिक रहेंगी ही, नॉर्मल सा बात है। इसलिए तो यह टॉपिक आपको डाला गया है जेपीएससी के सिविल सेवा में, क्योंकि जब साधारण व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचता है तो उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और सिरसा की जहाँ तक बात है तो इसके जो महत्वाकांक्षा थे, इसके स्टेटमेंट से आप समझते हैं, प्लस इसकी गतिविधि के कारण, इसकी योग्यता के कारण अन्य योग्य व्यक्ति भी, जैसे बाबर हुआ, वह भी पहचान गया था इसके भविष्य को कि यह होनहार व्यक्ति है, ये भविष्य में कुछ न कुछ बेहतर करेगा। बाबर ने मुगलों से क्या कहा था, सिरखा के सिर पर मुझे राजयोग प्रदर्शित होते हैं, इससे सावधान रहना मुगलों। ठीक है, पहले ही बोल दिया था। और हो सके तो इसको गिरफ्तार भी कर लो। हालांकि जो बाबर का सलाहकार था उसने कहा कि शेरशाह छोटा मोटा अफगानी नेता है, इसको गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। शायद यह मुगलों का गलत सोच था, शायद क्या सही ही आपका बात है, क्योंकि मुगलों का अंत शेरशाह ने ही कर दिया था कुछ वर्षों के लिए। शेरशाह का संबंध किसी राजवंश, धनाढ़ परिवार, धार्मिक या सैन्य नेता से नहीं था। इसने जो भी प्राप्त किया अपने पुरुषार्थ के बल पर प्राप्त किया। साम्राज्य के लिए शेर खां को पहले अफगानों से और उसके बाद मुगलों एवं अन्य शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। इन चीज़ों को मैं समझा ही चुका हूँ। शेर खां की उपलब्धियाँ का जब भी कीजिएगा तो इस तरीके से आपको पहले डायग्राम बना देना है अगर अच्छा मार्क्स चाहिए। इससे फॉर्मेट में आप लिखने को जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में कुछ मिलने वाला नहीं है, याद रखिएगा, है ना। एवरेज मार्किंग के शिकार हो जाएंगे और कभी भी इंटरव्यू तक कॉल नहीं हो पाएगा, और कभी गलती से हो भी गया इंटरव्यू कॉल तो फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाएंगे। इसलिए अभी से मेहनत कीजिए, अभी समय है। 14th जेपीएससी के लिए कुछ भी इंतज़ार नहीं करना है लंबा समय तक। अभी से नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। शेर खां की उपलब्धियाँ, प्रारंभिक उपलब्धियाँ, साम्राज्य विस्तार, प्रशासन से संबंधित उपलब्धियाँ, धार्मिक उपलब्धियाँ, स्थापत्य के क्षेत्र यानी कि संस्कृति भी बोल सकते हैं, अन्य उपलब्धियाँ, इसको हम लोग डील करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं प्रशासन के क्षेत्र में उपलब्धियाँ, तो केंद्रीय शासन, सैन्य प्रबंधन, गुप्तचर सूचना, न्याय, पुलिस, व्यापार, टकसाल, सड़क, सराय,
प्रांतीय शासन, राजस्व सुधार इत्यादि के बारे में आपको यहाँ पर विवरण देना है। आशा है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर अगले वीडियो में इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं। 14th JPSC के पेड ग्रुप में जो भी जुड़ना चाहते हैं 9661163344 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।